Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 28th of January 2021. The topic from mains point of view that we are going to discuss, there are 7 news, and from the prelims point of view there is 1 news for the today's discussion. So let's start. जीएस पेपर 1 से सबसे पहले न्यूज़ है लाला लाजपत राय के बारे में। तो कंटेक्स्ट देखा जाए तो रिमेंबरिंग द ग्रेट लाला लाजपत राय ऑन हिज एनिवर्सरी। ठीक है, तो अभी ये फ़ोटो देख सकते हो लाला लाजपत राय का, एंड उनका जन्म अगर टाइम स्पैन अगर देखा जाए उनका पूरा, तो 28 जनवरी 1865 टू 17 नवंबर 1928, एंड ही वॉज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। उनके कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट एंड कुछ की रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में अगर देखा जाए तो जो लाला लाजपत राय थे इज रिमेंबर इज फॉर हिज रोल ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे उनका एक मेजर रोल रहा है, एंड उनका मेजर रोल ड्यूरिंग द एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। एंड ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ दयानंद सरस्वती, जिन्होंने फाउंड किया था आर्य समाज, एंड ही ऑल्सो वेंट ऑन बिकमिंग वन ऑफ द सोसाइटीज लीडर। उनको, ठीक है, वो जो थे, ठीक है, लाला लाजपत राय, दे ऑल्सो हेल्प फॉर द फाउंड द पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक को फॉर्मेशन करने के लिए उनका भी एक मेजर हेल्प रही है। 1885 में जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर, एंड उन्होंने कुछ एजुकेशन रिलेटेड वहाँ पे जो है रिफॉर्म्स लाए थे। राय तिलक एंड बिपिन चंद्रा पाल, जिसको हम लाल बाल पाल बोलते हैं, तो उनका एक मेजर रोल जो है स्वदेशी गुड्स के यहाँ पे रहा है। उसके साथ साथ मास एगिटेशन उन्होंने कंडक्ट की थी, एंड जो एक मेजर एक कंट्रोवर्सी इवेंट हुआ था जब वो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला, ठीक है, 1905 बाय लॉर्ड कर्जन, उस टाइम पे भी उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड ही ऑल्सो फाउंडेड अ होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1970। ठीक है, होम रूल लीग ऑफ अमेरिका भी उनको फाउंड किया था उन्होंने। एंड जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ठीक है, जो कोलकाता सेशन हुआ था 1920 में, तब वहाँ पे वो इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड दे ऑल्सो लॉन्च एंड द लॉन्च ऑफ अ महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द पैट्रोज डीड ऑफ लाहौर 19 एट लाहौर 1928। ठीक है, 1928 में उनका देहांत हुआ, एंड ही वॉज अटैक्टेड बाय द पुलिस जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द साइमन कमीशन। एंड कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स अगर उनके देखा जाए जो इंक्लूड करते हैं, सबसे पहला है कि आर्या समाज, यंग इंडिया, इंग्लैंड डिबेट ऑफ इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडियाज विल इन द फ्रीडम, मैसेज ऑफ भगवद गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ अ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द डिप्रेस ग्लासेस, एंड अ ट्रैवलॉग ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट वर्क्स उनके उन्होंने जो किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है लाला लाजपत राय के बारे में देख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इशू रिलेटेड टू द वुमेन्स है, तो विलेज सेलिब्रेट्स इट्स न्यू बॉर्न डॉटर्स। तो क्या है कंटेक्स्ट देखा जाए तो वेन एवर अ चाइल्ड बॉर्न इन हरिदासपुर, एक रिमोट विलेज है इन तमिलनाडु, ठीक है, तब जब भी वहाँ पे एक गर्ल चाइल्ड का बॉर्न होता है, तो उस टाइम पे वहाँ पे उसको एक फेस्टिवल, ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा एक सेलिब्रेशन होता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स एंड लाइटिंग द लैम्प। एंड ये चेंज जो है, ठीक है, मेनली हुआ है बाय चेंजिंग द एटीट्यूड। ठीक है, ये जो चेंजिंग दिखाई दे रहा है उनके एटीट्यूड में, जस्ट बिकॉज द एफर्ट्स जहाँ पे उनके जो पंचायत है, ठीक है, उन्होंने लिया है, प्रेसिडेंट मोहम्मद सफ़ी एंड द सेक्रेटरी रोहित कुलकर्णी, ठीक है, इनके जो है मेजर एफर्ट्स के वजह से ही ये जो है मेजर जो पीपल में एटीट्यूडल या बिहेवियरल चेंजेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि गर्ल्स का चाइल्ड का जो बॉर्न है एक सेलिब्रेट किया जाता है, एक ह्यूज एक क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीड्स फूड सॉरी स्वीट्स एंड लाइटिंग द लैम्प। ठीक है, इस तरीके का एफर्ट्स अगर देखे जाए गवर्नमेंट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो ऑल गर्ल चाइल्ड इन द विलेज इज आर गोइंग टू हैव द अकाउंट इन सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, तो जो भी गर्ल चाइल्ड है उनका अकाउंट जो है दे केम अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना, एक सेविंग स्कीम है जो इम्प्लीमेंट की जाती है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हैं सुकन्या समृद्धि योजना के। फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर ऑफ अ यंग डॉटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। स्पेशल फीचर्स अगर देखा जाए तो बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है फॉर अ गर्ल, जिसकी मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम 2 to 3 अकाउंट कैन बी ओपन इन अ केस यंगर सिबलिंग्स आर द 2 गर्ल्स। ठीक है, तो यंगर सिबलिंग्स में से 2 गर्ल्स रहे या ट्विंस गर्ल्स रहे उस टाइम पे अप टू द 10 ईयर ऑफ एज, डिपॉजिट फॉर ओनली 15 ईयर। ठीक है, एंड मैच्योरिटी अगर देखी जाए 21 ईयर ऑफ एज तक होती है। फैसिलिटी ऑफ 50% पेमेंट कर सकते हैं हम 18 साल 18 साल के बाद, एंड फैसिलिटी ऑफ द अकाउंट क्लोजर ऑफ अ मैरिज। ठीक है,
जस्ट आफ्टर द 18 ईयर। डिपॉजिट मिनिमम 1000 रुपीज़ हम कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम 1,50,000 तक पर ईयर, एंड हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट भी होता है इसमें। एंड इनकम टैक्स बेनिफिट कुछ सेक्शंस के लिए भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। इस तरीके का एक सुकन्या समृद्धि योजना है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा स्टार्ट या फीचर्स क्यों इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी बार आ जाता है कि ये स्कीम के कुछ मेजर फीचर्स बताओ और ये क्या उसके वजह से क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन, दस आई हैव डिस्कस ऑल द मेन फीचर्स। यहाँ पे भी और कुछ डिस्कशन दिया है, ठीक है। तो एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है फॉर द गर्ल चाइल्ड जो लॉन्च की गई थी एज अ पार्ट ऑफ अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है एनी टाइम जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ अ गर्ल एंड टिल शी टर्न 10, ठीक है। तो 10 साल होने के पहले उनका अकाउंट खोला जाता है। मिनिमम डिपॉजिट 250 करनी पड़ती है, अर्लियर इट वॉज 10,000, सॉरी 1000 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर तो 1000 दिखा यहाँ पर दिया था, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम, पर अभी वो चेंज हो गया है, वो 250 हो गया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट। एंड सब्सिक्वेंट मिनिमम अगर ठीक है 250 होता है और मैक्सिमम 1.5 लाख तक हो सकता है। एंड अकाउंट जो है कैन बी ओपन इन एनी पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस या कोई भी कमर्शियल जो ब्रांच होती है बैंक की वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अकाउंट विल रिमेन ऑपरेट फॉर द 21 ईयर ऑफ एज, ठीक है। 21 ईयर ऑफ एज तक जो है अकाउंट रह सकता है। एंड 18 साल तक, ठीक है, 18 साल तक आप उसको ले सकते हैं। अगर बच्चे की मैरिज हो जाती है, ठीक है, वो गर्ल की, देन वो उस टाइम पे बंद हो जाता है, ठीक है। एंड द मीट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस पार्शियली विड्रॉ फॉर 50%, ठीक है। 15% का हम पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं व्हेन द गर्ल चाइल्ड टर्न 18, ठीक है। सो दिस आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द सुकन्या समृद्धि योजना। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये आप जो न्यूज़ है, ठीक है, आप इसको केस स्टडी लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही बताने वाली थी, यहाँ पे भी नोट है, सच इश्यूज कैन बी यूज एज अ केस स्टडी इन द इथिक्स ऑफ अ जीएस पेपर 4, ठीक है। जीएस 4 में आप जो है इथिक्स के पेपर में ऐसे इस टाइप के जो केस स्टडीज़ है वो यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ ऑफ एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019। तो क्या हुआ है, जो लीडर है ऑफ ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहाद उल मुस्लिमी, ठीक है। तो ये जो एक लीड इसका ये जो है, ठीक है, तो इसके जो लीडर्स है एंड सीपीआई उन्होंने एक फाइल की एक डिसेंट नोट टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई है ऑन द डीएनए टेक्नोलॉजी यूज ऑफ एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, ठीक है। अभी कौन से दो ग्राउंड पे उन्होंने कुछ एक डिसेंट नोट उनको फाइल किया है। तो सबसे पहला है कि बिल जो है डज नॉट टेक इन द अकाउंट जो कंसर्न्स होते हैं रिगार्डिंग द प्राइवेसी वॉयलेशन, एंड इफ इनैक्टेड जो बिल है विल टारगेट करेगा ज़्यादातर दलित मुस्लिम आदिवासीज बाय द वे ऑफ अ डीएनए सैंपल एंड आइडेंटिफाई इंडेफिनाइट स्टोरेज, ठीक है। तो ये दो उन्होंने मेजर इश्यूज अराइज किए हैं। अभी कुछ कंसर्न्स देखा जाए और कुछ इश्यूज देखा जाए रिगार्डिंग दिस डीएनए बिल। तो जो बिल है वो प्रपोज करता है डीएनए सैम्पलिंग एंड प्रोफाइलिंग ऑफ अ सिटीजन अक्यूज ऑफ अ क्राइम और अ रिपोर्टिंग मिसिंग, एंड स्टोरिंग जो होती है उनकी की जाती है, ठीक है। उनका जो डीएनए सैम्पलिंग होती है तो दिस देयर यूनिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। अभी फियर क्या अराइज हो रहा है, तो लॉ कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं फॉर द कास्ट और द कम्युनिटी बेस्ड प्रोफाइलिंग बिल सच अ फॉल विद द स्टैंडर्ड सेट in the Putha Swamy and a Subramaniam Swamy judgment in the Supreme Court, and in the absence of a statutory framework protection of a right to privacy कहीं ना कहीं उस पर भी एक मेजर फियर अराइज हो रहा है, एंड इट विल कॉज irreversible damage to an individual right to privacy as well as a criminal justice system with inadequacy statutory safeguard to protect the against the opacity of the law on the sort of information being collected and unrestricted use for the variety of a purpose in the law is suspected कहीं ना कहीं फ्यूचर में, ठीक है, जो अभी मिसयूज़ या अब्यूज़ करने के लिए यूज़ हो सकता है। सो दिस आर द पॉइंट्स कि किस तरीके से ये जो अभी रिसेंटली जो बिल आने वाला है वो एक मेजर कंसर्न या मेजर इशू ला सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक फिगर दिया है कि ठीक है मेकिंग अ डीएनए प्रोफाइलिंग, तो एस टी आर दैट इज़ अ शॉर्ट टेंडेंट रिपीट टेक्निक यूज़ की जाती है यूज़ टुडे टू मेक अ डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है। डीएनए प्रोफाइलिंग करने के लिए ये टेक्निक यूज़ किए जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स में आप कर देती हूँ। एंड यूजिंग सी सलाइवा और द ऑन अ सिगरेट बल्ब, ठीक है, सलाइवा का वगैरह यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे प्रोसेस दी है कि किस तरीके से डीएनए की प्रोफाइलिंग की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो। आई विल जस्ट गो थ्रू इट वन बाय वन।
तो सबसे पहले सैंपल कलेक्शन होता है, ठीक है। सैंपल कलेक्शन, फोरेंसिक सैंपल जैसे कि सलाइवा, सीमेन, हेयर और द ब्लड, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके सैंपल से। एंड डीएनए जो मोस्टली प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन द सेल न्यूक्लियस इन द बॉडी, बट इट इज फाउंड इन द सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया इन द केस ऑफ अ बोन्स एंड द थ्री, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ सैंपल, ठीक है, डीएनए का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। बाद में क्या होता है, यहाँ पे जस्ट दिया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज, ठीक है, कलेक्शन ऑफ अ सैंपल। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग द डीएनए सिगमेंट, ठीक है। तो किस तरीके से नेक्स्ट जो साइंटिस्ट होती है वो मल्टीप्लाई करते हैं डीएनए सिगमेंट्स को बाय यूजिंग अ पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन, ठीक है। एक पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन के थ्रू मल्टीप्लाई किया जाता है डीएनए सिगमेंट्स को, एंड विच कैन यूज एज अ लार्ज सैंपल आउट ऑफ अ टीनी वन, ठीक है। तो लार्ज सैंपल आउट इज टेकन आउट फ्रॉम द टीनी वन, एंड दिस इज डन यूजिंग द प्रोसेस जो इन्वॉल्व करती है एक स्पेसिफिक जो है एंजाइम जो बाइंड करती है डीएनए को, एंड इट फर्दर मेक इट अ मल्टीप्लाइज, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, दैट इज मल्टीप्लाइंग ऑफ अ डीएनए, ठीक है। अभी उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस में, फ्रैगमेंटेड डीएनए। अभी फ्रैगमेंटिंग द डीएनए क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन मार्कर्स आर एडेड टू 13 एरिया ऑफ एसटीआर, ठीक है। जो ऊपर टेक्निक्स बताई थी मैंने, एसटीआर वाली टेक्निक जिससे डीएनए का कलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में, ठीक है, शॉर्ट टैंडेम रिपीट टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, इसी टेक्निक की वजह से 13 एरिया को ऐड किया जाता है एज अ मार्कर, एंड विच लेटर उसको एनालाइज किया जाता है। एंड फर्दर एक जो मशीन होती है जिसको हम कैपिलरी इलेक्ट्रो प्रोरेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बाय यूजिंग दिस दे कट द डीएनए इनटू द फ्रैगमेंट एंड एट अ स्पेसिफिक बेस पॉइंट, ठीक है। तो फ्रैगमेंट एट स्पेसिफिक बेस पॉइंट के इस तरीके से किया जाता है। देन जेनेटिक कोडिंग किया जाता है। जेनेटिक कोड क्या होता है, तो डीएनए जो है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं बचपन से हमने साइंस में पढ़ाई है, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एंड इन विच बैकबोन जो होती है इट इज मेड ऑफ अ शुगर एंड फॉस्फेट, एंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज अ कोड, ठीक है। एंड इट इज मेड ऑफ अ चार केमिकल, एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है, चार केमिकल से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस इज जेनेटिक कोडिंग। अभी जेनेटिक कोडिंग के होने के बाद क्या होता है, एसटीआर मेकिंग। तो ह्यूमन डीएनए जो होता है वो कंसिस्ट करता है अबाउट 3 बिलियन बेस, ठीक है, 3 बिलियन बेसिस, एंड मोर देन 99% जो बेसिस होते हैं आर सेम इन ऑल द पर्सन, एंड देयर आर द सर्टन एरिया कुछ जहाँ पे होते हैं इन द डीएनए विद अ शॉर्ट रिपीट यूनिट जिसको हम एसटीआर बोलते हैं। और ये जो शॉर्ट रिपीट यूनिट्स होते हैं, जो नंबर जितने बार रिपीट्स होता है, ठीक है, इन द एसटीआर मेकर आर डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है। जो कितना रिपीटेशन होता है, मैक्सिमम जितने भी होते हैं डीएनए, ठीक है, जो एसटीआर्स होते हैं तो वो कुछ सेम होते हैं, पर कुछ ना कुछ जो है कितना रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, उसमें डिफर करते हैं। एंड दस जो है it differ from person to person, and thus we can say that the area that are analyzed to the matching the DNA profiles, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए प्रोफाइल का मैचिंग की जाती है, ठीक है, मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड मैच किस तरीके से किया जाता है, बेस्ड ऑन द पिक्चर प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर एंड द रिपीटेशन ऑफ द पैटर्न डिटेक्ट किया जाता है सैंपल, एंड दिस इज वी दैट वी कैन से दैट इन दिस वे द प्रोसेस जो होती है ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग वो कंडक्ट की जाती है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड किया हो, ठीक है। सैंपल कनेक्शन करना, उसको क्या है मल्टीप्लाई करना डीएनए के सिगमेंट्स को, एंड फर्दर उसको फ्रैगमेंट करना, जेनेटिक कोड्स करना, एसटीआर मेकर्स के यूज से क्या क्या डिफर करता है, और एक जो कंप्यूटर में एक इमेज बनती है उसको बाद में क्या है कंपेयर करते हुए एक मैच दिखाना, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू प्रोसेस किस तरीके से टेक्निक की जाती है, ठीक है। फेमस केसेस एंड द डीएनए प्रोफाइलिंग, यहाँ पे कुछ फेमस केसेस दिए। फर्स्ट केस जो है, तो फर्स्ट टाइम द डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वाज यूज्ड टू सॉल्व द केसेस टू टीनेज गर्ल्स, ठीक है, जो देवर फाउंड रेप, उस टाइम पे इस केस का यूज़ किया गया था, ठीक है। एंड 1986 के टाइम पे वो कुछ एक केस था। देन 40 ईयर नाजी हंट, ठीक है, उनके केस में यूज़ किया जाता है आफ्टर 40 ईयर ऑफ अ हंटिंग नाजी प्रिजन डॉक्टर, ठीक है, जोसेफ करके एक डॉक्टर थे, उनको उनके टाइम पे, ठीक है, जो जिन्होंने एक्सेप्ट किया था फ्रॉम द लाइन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उनके टाइम पे यूज़ किया जाता है। एंड बाद में 19:11 रिमेन, ठीक है, जो अटैक हुआ था ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन द न्यूयॉर्क, उस टाइम पे एक बार यूज़ हुआ था, ठीक है। इस तरीके से कुछ केसेस दिए हैं जो डीएनए प्रोफाइलिंग रिलेटेड है। अभी कुछ हाइलाइट्स देखा जाए, अभी ये जो डीएनए रिलेटेड बिल आने वाला है, तो एज पर द बिल जो नेशनल एंड रीजनल डीएनए डाटा बैंक रहेंगे उसको सेट किया जाएगा, एंड एक नेशनल डाटाबेस बनाया जाएगा जो फर्दर हेल्प करेगा फॉर आइडेंटिफाइंग द विक्टिम्स हो या सस्पेक्ट हो किसी भी केसेस का। पनिशमेंट भी रहेंगी, जिसने भी डीएनए प्रोफाइलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लीक की, ठीक है, टू द एनी इंडिविजुअल और एनी एंटिटी, तो उनको कुछ पनिशमेंट दी जाएंगी, जेल टर्म भी हो सकता है 3 ईयर तक, या फाइन भी लग सकते हैं 1 लाख तक। यूसेज अगर देखा
देखा जाए इसका, तो एज पर दिस बिल ऑल जो डाटा होगा डीएनए का, इंक्लूडिंग डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए सैंपल रिकॉर्ड, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। एंड जो बिल प्रोविजंस है वो इनेबल करती है कि क्रॉस मैचिंग बिटवीन द पर्सन हु हैज़ बीन रिपोर्टेड मिसिंग ऑन द अदर हैंड, जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है उसको फाइंड करने के लिए भी, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसकी यूज़ कर सकते हैं हम। एंड बिल जो है इस्टेब्लिश करता है एक डीएनए रेगुलेशन बोर्ड टू एक्रेडिट अ डीएनए लेबोरेटरी एंड एनालाइज द डीएनए सैंपल। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए रिलेटेड जो बिल आने वाला है उसके कुछ प्रोविजंस। यहाँ पे कुछ एविडेंस वर्सेस राइट टू प्राइवेसी है, तो साइंटिस्ट वॉच फॉर द डीएनए बिल, बट जो प्राइवेसी एक्टिविस्ट है उनको फियर है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा। तो 1985 में क्या हुआ था, जो इंडियन कोर्ट है उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि डीएनए एज ए एविडेंस करके हम यूज़ कर सकेंगे इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। बट बाद में 2003 में क्या हुआ था, वर्क बिगेन ऑन द डीएनए ड्राफ्ट बिल कि किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं डीएनए सैंपल्स को। एंड 2005 में फर्दर एक कोड लाया गया था ऑफ क्रिमिनल जो सीआरपीसी है, ठीक है, कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसको अमेंड करते हुए डीएनए प्रोफाइलिंग को का यूज़ जो है उसको इंक्लूड कर दिया गया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया एक फुल प्रोसेस। अब यहाँ पे दिया है कि गवर्नमेंट से बिल विल यूजफुल, किस किस फैक्टर्स में गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये बिल यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले है कि क्रिमिनल सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए मेंटेन कर सकते हैं हम डाटाबेस जो भी कन्विक्ट है या सस्पेक्ट है, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ अ मिसिंग पर्सन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइंग बॉडीज एंड रिसर्च वर्क के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड कुछ जो एक्टिविस्ट इस बिल के अगेंस्ट में क्लेम कर रहे हैं उनका अगर देखा जाए तो रेशनल और कम्युनल प्रोफाइलिंग हो सकती है, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, लॉन्गर ट्रायल पीरियड एंड इरेक्ट कर सकती है टेस्टिंग एंड कन्वेंशन। ठीक है, सो दिस आर द होलिस्टिक एक हमने देख लिया किस तरीके से ये बिल के बारे में दिया है। अब हम देखते हैं रशिया गिविंग नोट टू एक्सटेंड द स्टार्ट ट्रीटी। तो रिसेंटली यूएस रशिया ने एग्री कर दिया है कि वो एक्सटेंड करेंगे उनकी न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी। अभी द एक्सटेंशन जो है ऑफ द लैंडमार्क आर्म कंट्रोल ट्रीटी वो कंटिन्यू हो सकता है टू द लिमिट द नंबर ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड अ वॉरहेड ईच कंट्रीज कैन डिप्लॉय। ठीक है, 2020 की यहाँ पे एस्टिमेट ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेस्टर्स है, तो वर्ल्ड जो है न्यूक्लियर आर्म स्टेशन पोजेस करता है कंबाइंड टोटल नियरली 13,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड मोर देन 90% जो है वो रशिया से बिलोंग करते हैं एंड यूनाइटेड स्टेट्स से। एंड अप्रोक्सीमेट 9,500 जो वॉरहेड्स है आर बिलोंग इन द मिलिट्री सर्विसेज विद द रेस्ट ऑफ अवेटिंग डिसमेंटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने हैं वॉरहेड्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा है, देन रशिया में काउंट है, ठीक है, इंडिया का भी काउंट देख सकते हो 150 तक है। ठीक है, तो दिस इज़ द काउंट। अब हम देखते हैं बैकग्राउंड। तो निगोशिएशन टू एक्सटेंड दैट द ट्रीटी वेयर स्टाइल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ फॉर्मर President Donald Trump which insists to tougher inspection of for Russia and for China to be included with a while उस टाइम पे बीजिंग ने जो था उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, अब ये न्यू ट्रीटी स्टार्ट ट्रीटी के बारे में अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है जो 2010 में साइन हुई थी बाय द यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड द रशियन जो काउंटर पार्ट थे उस टाइम पे उन्होंने साइन की थी। एंड ये जो ट्रीटी है वो लिमिट करता है ईच पार्टी की वो डिप्लॉय करे 700 डिप्लॉयड इंटर कॉन्टिनल बैलिस्टिक मिसाइल और डिप्लॉय अ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल 1550 न्यूक्लियर heads on deploying intercontinental ballistic missile and the submarine launched ballistic missile and 800 deployed and a non-deployed intercontinental ballistic missile। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स है, ये बस एक स्टैटिक पार्ट है। एंड इन द ऑल्सो इट ऑल्सो इन्वर्साइज एक रिगरस इंस्पेक्शन रेजिम टू अ वेरीफाइड कंप्लायंस। ठीक है, तो ये हो गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में है, तो इंडिया जो है उन्होंने साइन कर दी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये जो एग्रीमेंट है कहीं ना कहीं से हेल्प करेगा टू स्ट्रेंथन द मल्टी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, जो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू इन्हांस द ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे है जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1974 एज पर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD। एंड जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इस मिशन के अंडर में 4 मेजर एरिया को फोकस किया जाता है। सबसे पहला है कि एनर्जी सिक्योरिटी, सेकंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड है एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड फोर्थ वन इज एंगेजिंग वर्ल्ड वाइड। सेक्रेटरी पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, तो रोल एंड फंक्शन का देखा जाए तो इस्टेब्लिश इन द वेक ऑफ 1973 एंड 1974 का जो ऑयल क्राइसिस आया था उसके बाद ही इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। एंड मेजर जो
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो मैंडेट करती है, हैज़ एक्सपांड ओवर अ टाइम कि वो इंक्लूड करे ट्रैकिंग एंड एनालिसिस ऑफ अ ग्लोबल की जो एनर्जी ट्रेंड्स है, एंड प्रमोट करे एक साउंड एनर्जी पॉलिसी, एंड फोस्टर करे एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन। कंपोजिशन एंड एलिजिबिलिटी देखी जाए तो 30 मेंबर्स है प्रेजेंटली, एंड ये जो फैमिली है 8 एसोसिएशन कंट्रीज है यहाँ पे, एंड कैंडिडेट कंट्री मस्ट बी द मेंबर ऑफ OECD। ठीक है, तो यहाँ पे भी है जो कैंडिडेट कंट्री है वो OECD के मेंबर्स होने चाहिए, बट ऐसा है कि जितने भी OECD के मेंबर्स है वो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वहाँ उसके मेंबर्स नहीं है। ठीक है, कुछ मेंबर्स के देखा जाए, ठीक है, कुछ फैक्ट्स देखा जाए टू बिकम अ मेंबर, कुछ यहाँ पे फैक्ट्स दिए हैं। जो क्रूड ऑयल और प्रोडक्ट रिजर्वर्स है इक्विवेलेंट टू द 90 डेज ऑफ अ प्रीवियस ईयर नेट इंपोर्ट, इन विच द गवर्नमेंट जो है इमीडिएट एक्सेस एंड कुल यूज द एड्रेस डिस्टर्बेंस ऑफ अ ग्लोबल सप्लाई, डिमांड रेजिस्टेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, जैसे कि टू रिड्यूस द नेशनल ऑयल कंजप्शन by 10%, legislation and organization to operate the coordination emergency measures and on the national basis, legislation and the measures to ensure the oil companies in the jurisdiction of reports upon the request, and measures to place to ensure the capability and the contribution of a share in the international energy agencies collective actions। ठीक है, so these are the few points। अब देखते हैं कुछ रिपोर्ट्स उनके थ्रू क्या क्या कौन सी रिपोर्ट दी जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी थ्रू। तो ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट्स, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, एनर्जी वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक, एनर्जी बैलेंस एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। ठीक है, दिस आर द फ्यू रिपोर्ट उनके थ्रू जो दी जाती है। अब GS3 से न्यूज़ है, कंजर्वेंटलिस्ट जॉइन अ पैनल ऑन द एलिफेंट कॉरिडोर केस। तो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने अपॉइंट किया है कि कंजर्वेंशलिस्ट जो है नदिता हजारिका, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ अ टेक्निकल कमेटी जो कंस्टिट्यूट की गई थी बाय द October 14 लास्ट ईयर, कि वो हियर करेंगी जो भी कंप्लेंट्स है बाय द लैंड ओनर एक्शन अगेंस्ट द एक्शन जो होती है एट द नीलगिरीज कलेक्टर, जो इंक्लूड करता है सीलिंग ऑफ द बिल्डिंग्स एंड एलिगेशन अबाउट द आर्बिटरी वेरिएशन इन द एग्रीनेस ऑफ अ एलिफेंट कॉरिडोर। इशू क्या हुआ था 2000 14 को। ठीक है, दो कंट्री जो है उन्होंने अफेल्ड की थी कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है अथॉरिटी की, वो नोटिफाई करे एलिफेंट कॉरिडोर एंड प्रोटेक्ट करे एक माइग्रेटरी पार्क जो होना चाहिए, ठीक है, इन द नीलगिरी बायोस्फेरिक रिजर्वर। एंड कोर्ट उन्होंने ऐसा बोला था कि जो स्टेट है, स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करें उनके की स्ट्रॉन्ग जो भी स्पीशीज़ है, एंड जैसे कि यहाँ पे एलिफेंट का हो गया। एंड लोकेशन देखा जाए इस कॉरिडोर का, तो लोकेशन इस कॉरिडोर का ऐसा है कि इट इज सिचुएटेड इन द इकोलॉजिकल फ्रेगाइल सीरगुर प्लेट्यू में है। ठीक है, एंड ये कनेक्ट करता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट एंड सस्टेन करता है एलिफेंट पॉपुलेशन उस इन दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड इट हैज़ नीलगिरी हिल्स इन द साउथर्न वेस्टर्न साइड। ठीक है, साउथर्न वेस्ट में नीलगिरी हिल्स है, एंड द मायोर रिवर वैलीज, ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड। एंड एलिफेंट जो है मेनली उसको यूज़ करते हैं पाथ टू क्रॉस फॉर इन द सर्च ऑफ अ फूड एंड अ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी रीजन में कौन से है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसको हाईलाइट किया है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट पार्ट से कलर फॉरेस्ट कौन सा है, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट एंड बेरियर लैंड एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ट्री प्लांटेशन, टी एंड लेक्स, ठीक है, सब कुछ हाईलाइट किया गया है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। जस्ट गो थ्रू दिस फिगर्स एट वन। अब एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में अगर देखा जाए तो एलिफेंट कॉरिडोर जो होते हैं एक नैरो स्ट्रिप होता है फॉर लैंड जो कनेक्ट करता है दो लार्ज हैबिटेट ऑफ द एलिफेंट, एंड जो एलिफेंट होती है आर द क्रूशियल टू रिड्यूस द एनिमल faculty due to the accident and other region, and so fragmentation of a forest make it more कि उनको प्रिजर्व करे उनका जो कॉरिडोर है, ठीक है, माइग्रेटरी कॉरिडोर्स को। ठीक है, तो ये हो गया एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में। अभी क्यों प्रोटेक्ट करना चाहे, तो जो मूवमेंट्स होते हैं एलिफेंट इज इसेंशियल कि वो इंश्योर करे उनका पॉपुलेशन आर अ जेनेटिकली वाइबल, एंड टू हेल्प टू रीजनरेट द फॉरेस्ट on which the other species including forests tigers are depends। nearly 40% जो elephant reserve है वो vulnerable है, and as they are not within the protected पार्क एंड द सेंचुरीज, एंड जो फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट हैज़ बीन टर्न इनटू द फार्म्स हो गया या अनचिक टूरिज्म, ठीक है, जिसके वजह से एक एनिमल ह्यूमन कॉम्प्लीट यहाँ पे तो एलिफेंट ह्यूमन कॉम्प्लीट दिखाई देता है, एंड एक वीक रेगुलेशन के होने के वजह से ऑन द इकोसिस्टम कहीं ना कहीं एक मेजर इम्पैक्ट होता है ऑन अ important habitat, and thus it is emergent
सी और दिस इट इज़ एन अर्जेंट नीड कि उस टाइप के जो कॉरिडोर्स है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अभी कुछ जो एफर्ट्स है इंडियन के तरफ से लिए हुए, तो गज यात्रा एक नेशनल वाइड कैंपेन है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट। उसको लॉन्च किया था ऑन वर्ल्ड एलिफेंट डे 2017 में। इस कैंपेन के अकॉर्डिंग 12 जो है एलिफेंट रेंज स्टेट्स को कवर किया जाता है, और कैंपेन क्रिएट करता है एक अवेयरनेस अबाउट द एलिफेंट कॉरिडोर, एंड कहीं ना कहीं हेल्प करता है टू इंकरेज द फ्री मूवमेंट ऑफ सच हैबिटेट। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री गाइड टू मैनेजिंग द ह्यूमन एलिफेंट कॉरिडोर कॉन्फ्लिक्ट। तो जो रिटेनिंग एलिफेंट्स है इंडियन म्यूचुअल हैबिटेट एंड बाय क्रिएटिंग अ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट फायर। एलिफेंट प्रूफिंग ट्रेंचेस का भी डेवलप किया गया है तमिलनाडु में, हैंगिंग फेंचेस एंड द रबर वॉल कर्नाटका में, एंड यूज ऑफ अ चिली स्मोक इन द नॉर्थ बंगाल, एंड यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी जैसे कि इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन मॉनिटरिंग ऑफ एलिफेंट इन द बंगाल रीजन एंड सेंडिंग द मैसेज कि भी कोई भी एक अलर्ट वगैरह हो ऑफ एलिफेंट प्रेजेंस, ठीक है। इस तरीके से कुछ स्टेट वाइज प्रेजेंस भी लिए गए हैं। एंड एफर्ट्स कुछ देखा जाए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो एशियन एलिफेंट एजेंसी है, एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है ऑफ 5 NGOs, ठीक है। उन्होंने भी कुछ दे हैव केम टुगेदर एंड उन्होंने इंश्योर किया कि 96 आउट ऑफ 101 जो एग्जिस्टिंग कॉरिडोर है, ठीक है, वो यूज़ किए जाए फॉर द एलिफेंट की वो क्रॉस करे, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। NGO एलिफेंट फैमिली, इंटरनेशनल फंड ऑफ एलिफेंट एनिमल वेलफेयर, IUNIC नेदरलैंड एंड वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट, ठीक है, इनकी भी टीम जो है वो भी इस पे वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एलिफेंट, ठीक है। बट देखा जाए तो 110 एलिफेंट कॉरिडोर है इंडिया में, पर उनमें से जो ओनली 70% जो कॉरिडोर है दे आर यूजली मतलब रेगुलरली यूज़ किए जाते हैं, एंड 25% जो है ओकेशनली यूज। 29% कॉरिडोर है आर नाउ बिन इंक्रोच, एंड 66% जो कॉरिडोर्स है आर उनसे हाईवे पास होता है, और 22 जो कॉरिडोर्स है उनमें से रेलवे लाइन पास होती है, एंड 4 कॉरिडोर्स है जहाँ पे न्यू रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने वाली है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है उनके कॉरिडोर पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, एंड दस देयर इज एन अर्जेंट नीड कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट इज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो कंप्लेंट फाइल हुई है विद द मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिसिंग, जो डिमांड कर रहे हैं एक्शन अगेंस्ट द रिपब्लिक डे टीवी एडिटर जो है रिपब्लिक टीवी एडिटर जो है अर्नब गोस्वामी के बारे में अंडर द ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, ठीक है। तो बैकग्राउंड देखा जाए तो महाराष्ट्र कांग्रेस जो है उन्होंने डिमांड किया था कि वो अरेस्ट किया जाए रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर है, चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी, बाय रजिस्टरिंग द केस फॉर सेडिशन, ठीक है, सेडिशन का केस लगाते हुए फॉर लीकिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड है थ्रू द व्हाट्सअप चैट, ठीक है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट देखा जाए तो ओरिजिनल इनएक्टिंग जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे हुआ था, एंड जो वॉइसरॉय है ऑफ इंडिया, ठीक है, जो लॉर्ड कर्जन जो वॉइसरॉय थे ऑफ इंडिया के 1899 टू 1905 के टाइम पे, एंड वन ऑफ द मेजर पर्पस इस एक्ट का ऐसा था वॉज टू मजल द वॉइस ऑफ अ नेशनलिस्ट पब्लिकेशन। एक्ट जो है वो अर्लियरली वो रिप्लेस करता है, ठीक है, जो अर्लियर एक्ट था, एंड एक्सटेंड करता है ऑल द मैटर ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियली इन द गवर्नेंस ऑफ अ मार्केट। ब्रॉडली कुछ एक्सपेक्ट इस एक्ट के अंदर जो आते हैं वो सबसे पहला है कि स्पाइंग, ठीक है, जो सेक्शन 3 में आता है, और डिस्क्लोजर ऑफ अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो सेक्शन 5 में आता है। इज द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डिफाइन, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ डेफिनेशन नहीं है, बट ऐसा है कि इट इज़ अ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्शन कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जो पॉइंट है वो इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट के अंदर आती है, ठीक है, एम्बिट के अंदर आती है। तो ये हो गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में। फैक्ट फॉर द फिल्म्स, तो मिनिमम सपोज प्राइस ऑफ अ कोरपा, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर उन्होंने चेयर की है, एक चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अप्रूव कर दिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ अ कोरपा जो है फ्रॉम द सीजन 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। अप्रूवल जो है रिकमेंडेशन ऑफ अ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस के अकॉर्डिंग हुआ है, एंड जो इंक्रीज होगा ऑफ MSP फॉर द कोरपा सीजन 2021 इज द लाइन, एक प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल ऑफ जो है ऑफ फिक्सिंग MSP, उसी के बेसिस पे किया जाएगा कि एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द ऑल इंडियन वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन। एंड ये सारा जो है बजट में अनाउंस हुआ था 2018 और 2019 के टाइम पे। इस तरीके से हमारा जो न्यूज़ था वो कवर हो गया। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।